ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is called, the average velocity generated due to the presence of electric field inside the conductor is called drift velocity of electrons. It is represented by Vd, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो अगर मुझे Vd बताना है तो कैसे बताऊंगा मैं Vd? देखो, इनिशियल वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनिशियल वैल्यू वेलोसिटी की कितनी है? 0, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया तब वेलोसिटी 0 से बढ़ना स्टार्ट हुई है इस डायरेक्शन में, समझे ना? अदरवाइज उनकी अपनी अपनी वेलोसिटी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब वेलोसिटी जनरेट हुई तो उस टाइम उसकी इनिशियल वैल्यू तो 0 ही लूंगा मैं, फिर मैं बोलूंगा वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0। एक्सेलरेशन मुझे बोलना पड़ेगा E इंटू ई बाई एम ई। हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई मास आएगा। अब मुझे टाइम क्या लूं? मैं v बराबर u प्लस at यूज करने जा रहा हूं। अब उसमें टाइम चाहिए होगा मुझे। अब देखो टाइम किस तरीके से मैं सोचूंगा इस माइक्रोस्कोपिक स्टडी में। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आपस में भी टकराएंगे क्योंकि रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का आपस में भी कोलिजन होगा। जब तक कोलिजन नहीं होगा तब तक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। कोलिजन होने के बाद उसका मोशन चेंज हो जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ में ही बात? तो अगर मैं एक वेलोसिटी लेना चाहता हूं एक इलेक्ट्रॉन की, एक वेलोसिटी जिस वेलोसिटी पर एक स्ट्रेट वेलोसिटी मतलब एक डायरेक्शन की वेलोसिटी जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा और एक अमाउंट उसमें ऐड करेगा वेलोसिटी का, वो समय दो लगातार कोलिजन के बीच का समय होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट हुआ है कोलिजन के बाद, जैसे यहां से आया किसी के साथ कोलाइज किया और यहां दूसरा इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर से आ रहा है, एक यहां इलेक्ट्रॉन है, एक यहां, क्लियर? तो एक इंस्टेंट पे क्या हुआ, ये से कोलाइड हुआ और ये यहां तक गया, तो लगातार दो कोलिजन, एक कोलिजन यहां हुआ, एक कोलिजन, इसके बीच की वेलोसिटी उसकी एक वेलोसिटी आएगी सीधी। अब इस वेलोसिटी के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक वेलोसिटी इधर जनरेट किया, मैं उसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं कि इस एक वेलोसिटी के दौरान अगर मैं इतना बड़ा समय ले लूंगा, मतलब मैं 1 सेकंड ले लेता हूं मान लेते हैं, तो 1 सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन कितनी बार कोलाइड किया होगा? बहुत बार कोलाइड किया होगा, कई बार कोलाइड किया होगा उसने। तो कौन सी वेलोसिटी में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेलोसिटी जोड़ूं? कौन सी वेलोसिटी में जोड़ूं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेलोसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट हुई? समझे? वो अगर मैं अलग अलग वेलोसिटी आएगी, अलग अलग वेलोसिटी में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेलोसिटी में ऐड करूंगा तो वो तो हो सकता है 0 हो जाए। तो लोगों ने क्या सोचा कि ये जो मैं एवरेज वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हूं, ये इस तरीके से करूंगा कि दो लगातार कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक वेलोसिटी रहती है एक डायरेक्शन में। अब उसमें एक वेक्टर ऐड होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेट हुआ है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना समय मिला अपनी वजह से वेलोसिटी जनरेट करने में? दो लगातार कोलिजन के बीच लगने वाला समय उसको मिलेगा। तो मैं यहां जो टाइम लेता हूं वो लेता हूं मैं टॉ, जिसका नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्सेशन टाइम में यहां डिफाइन कर देता हूं। रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम बिटवीन टू कंटिन्यूअस कोलिजन, द टाइम बिटवीन टू कंटिन्यूअस कोलिजन, यही लिख देते हैं। द टाइम बिटवीन टू कंटिन्यूअस कोलिजन। अब इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाय फर्स्ट लॉ। बाय फर्स्ट लॉ क्या? v बराबर u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी
निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है एक्सेलरेशन की वजह से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। टाइम ये। अब मुझे एवरेज वेलोसिटी यदि बतानी है तो वो आएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकाली जा सकती है। समझे, यूनिफॉर्म वे में वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज ऐसे में निकाल सकता हूं। 0 प्लस ई टॉर्क बाय 2 me बाय 2, ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मेरे पास है वो क्या आया, 2me, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां डी लगा देते हैं सफिक्स में, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है। समझे बच्चों, इस तरीके से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। अभी तक मैंने आपको जो बताया है वो सॉल्विंग ऑफ सर्किट बताया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ करंट। व्हाट इज करंट एक्चुअली, वी विल टॉक अबाउट ऑफ दिस फैक्ट इन दिस लेक्चर। For the microscopic study of current, we have to understand the behavior of conductor microscopically. समझना, माइक्रोस्कोपिक वे में एक कंडक्टर किस तरीके से, कंडक्टर के अंदर क्या होता है वो मुझे समझना पड़ेगा पहले। क्लियर? तो मैं आपको माइक्रोस्कोपिक स्टडी समझाने के लिए, करंट की माइक्रोस्कोपिक स्टडी आपको समझाने के लिए मुझे कंडक्टर समझना पड़ेगा माइक्रोस्कोपिकली। तो अभी मैं बताने जा रहा हूं द बिहेवियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो बिहेवियर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का वो किस प्रकार से होता है। तो मैं एक वायर ले लेता हूं, ये एक कंडक्टिंग वायर है, समझे, सिलेंड्रिकल शेप का होता है वायर, वो मैंने लिया, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर। तो आप ये देखेंगे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्टिंग वायर में वो रैंडमली, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है कंडक्टर में, इसलिए हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट होते हैं। क्लियर? और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द कंडक्टर। यू माइट बी नोइंग द मेटेलिक बॉन्ड इन केमिस्ट्री, इन फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको समझाया जाता है मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है। वहां अच्छे से आपको बताया जाता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल में, वो मेटल की क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर कंप्लीटली मूव कर सकते हैं, फ्री वे में, फ्रीली मूव कर सकते हैं पूरी क्रिस्टल लैटिस में। क्लियर? तो आप ये पाएंगे अगर ये कंडक्टर है और ये मैंने जो इसमें दिखाया है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये रैंडमली इस कंडक्टर की बॉडी के अंदर हर डायरेक्शन में मोशन कर रहे होंगे, हर डायरेक्शन में रैंडमली, हर एक डायरेक्शन में रैंडमली ये मोशन कर रहे होंगे विदाउट एनी बायसिंग। मतलब ये कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें से बायस नहीं होगा कि मुझे पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना है, रैंडमली मोशन हो रहा होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का इस बॉडी के अंदर। और ये मोशन एग्जैक्टली उस टाइप का होता है जो एक बॉक्स में आइडियल गैस भरने के बाद आइडियल गैस के मॉलिक्यूल शो करते हैं, वो भी एग्जैक्टली सेम टाइप का मोशन शो करते हैं जिसका नाम होता है ब्राउनियन मोशन। क्लियर? इसमें मतलब आइडियल गैस को अगर बॉक्स में रखा जाए तो वहां भी मॉलिक्यूल हर एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होती हैं। सेम उसी तरीके से इस कंडक्टर की बॉडी के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी क्रिस्टल लैटिस में, इसकी बॉडी के अंदर हर एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होते हैं। समझे? अगर आप यहां भी सेम पोस्टुलेट यूज करें कि जैसे एक आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होती है, तो उसी तरीके से अगर मैं सेम पोस्टुलेट यहां यूज करता हूं, सेम थ्योरी यहां यूज करता हूं, क्योंकि बिहेवियर सेम है, ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर है, तो मैं ये बोल सकता हूं स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, एवरेज स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखते हैं एवरेज स्पीड को, समझे ना, एवरेज स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन 3/2 kT काइनेटिक एनर्जी के बराबर रखने से आएगी। अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो मैं इसको किसके बराबर रख दूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, हाफ m ऑफ इलेक्ट्रॉन v
स्क्वायर 3/2 kT। तो यहां से आप जो स्पीड आएगी वो कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी आती है, ये 650 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड के करीब आती है, बहुत बड़ा अमाउंट है, ऑलमोस्ट इसके करीब आएगी 1700 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब बहुत तेजी से ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर ब्राउनियन मोशन कर रहे होते हैं। अब क्योंकि हम तो करंट स्टडी करना चाहते हैं, तो ये पूरी स्टडी करंट के सापेक्ष होनी चाहिए, करंट से रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब जो भी मैं आपको बोल रहा हूं, जो भी स्टेटमेंट, जो भी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, इस नॉलेज का करंट के साथ क्या रिलेशन है, वहां हमें सोचना चाहिए। समझे ना? इसको करंट के साथ कैसे रिलेट कर सकता हूं? करंट क्या होता है? करंट होता है कि किसी भी सरफेस से 1 सेकंड में फ्लो होने वाला पॉजिटिव चार्ज। समझे? वो क्या होता है? करंट होता है। तो अगर पॉजिटिव इधर, मान लेते हैं निगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, निगेटिव इधर हो रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? पॉजिटिव इधर हो रहा है। क्लियर? तो निगेटिव चार्ज से भी करंट जनरेट, करंट एग्जिस्ट करती है। अगर निगेटिव चार्ज फ्लो होता है, मान लेते हैं इस सरफेस में इधर निगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैं क्या कहूंगा? करंट इधर है। निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाती है? करंट। क्लियर? तो कुल मिला के मैं जानता हूं करंट क्या होती है। 1 सेकंड में फ्लो होने वाला चार्ज करंट मुझे देता है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में करंट होती है, अगर वो निगेटिव है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है। यहां अगर मैं कोई भी क्रॉस सेक्शन कंसीडर करता हूं, मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शन मैंने कंसीडर किया, ये क्रॉस सेक्शन मैंने कंसीडर किया, एट दिस क्रॉस सेक्शन वी विल सी that there is no net flow of charge, that's why in this state, कौन सी स्टेट? जो कंडक्टर के ऊपर स्टेट दी गई है, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इस स्टेट, अभी ये मैंने बैटरी से नहीं अटैच किया हुआ है, ये वायर ये अकेला है, बैटरी के साथ अटैच नहीं है, आइसोलेटेड है। ए बी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो इस स्टेट में कहूंगा दैट्स व्हाई इन दिस स्टेट, कौन सी स्टेट? ये वाली स्टेट, करंट थ्रू द वायर इज 0। इस वजह से करंट इस वायर में 0 है, क्योंकि किसी भी क्रॉस सेक्शन से नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन इधर पास होंगे उतने इलेक्ट्रॉन इधर पास होंगे, क्योंकि ये ब्राउनियन मोशन है। और ब्राउनियन मोशन हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन में कोई बाइसिंग नहीं है। समझे? ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में भी जाना चाहते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ। तो किसी पर्टिकुलर छोटे से टाइम इंटरवल में जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होंगे उतने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होंगे। तो आपको नेट करंट किसी भी क्रॉस सेक्शन से इस स्टेट में 0 मिलेगी। यही मैंने यहां लिखा है। अब यदि मैं क्या करता हूं, इस वायर को फिगर अच्छा बनना जरूरी है। आप फिगर कितना अच्छा समझेंगे आपको फिगर कैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ब्राउनियन मोशन करते हैं, सभी जानते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, हर एक डायरेक्शन में। तो ये इनकी अपनी हो सकती है, मैंने यहां की है, हर डायरेक्शन हो सकती है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। नाउ आई एम गोइंग टू
जनरेट अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स। अगर मैं पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देता हूं, अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट किया जा सकता है? आप बोलोगे कि चार्ज से होता है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट, तो चार्ज दे देते हैं, लेकिन ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर के लिए मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बताया था कि कभी भी कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ सकता है। बोला था मैंने आपको ये बात कि कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ सकता है। कंडक्टर की बॉडी के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकता है। और यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देते हैं। एक्चुअल में वहां क्या था कि वहां चार्ज, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था। वहां हम क्या पढ़ रहे थे? रुका हुआ चार्ज के बारे में जितनी भी फिनोमिना एग्जिस्ट करते हैं वो हमने वहां स्टडी किया था। यहां क्या होगा? यहां चार्ज रुका हुआ नहीं है। जैसे ही मैं ए और बी में बैटरी का लगाऊंगा, बैटरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होती है कि जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देती है। इस बैटरी के अंदर आपको बैटरी वाले लेक्चर में पता चलेगा कि क्या होता है, इस बैटरी के अंदर क्या होता है, वो बैटरी वाले लेक्चर में पता चलेगा। ये बैटरी अभी आप ये समझें कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रखती है। क्लियर? तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, अगर मैं इस बैटरी के दोनों सिरे को ए और बी से जोड़ देता हूं, क्लियर, तो अब ये ए बी जो कंडक्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेगा। मतलब इसके अंदर चार्ज रुके हुए नहीं होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव की ओर दौड़ना चाहेंगे, इस वायर के थ्रू होते हुए ऐसे मोशन करेंगे, ऐसे, और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली फ्लो होते जाएंगे। तो इसमें चार्ज स्टैटिक स्टेट में नहीं है। इस वजह से इस कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर सकता है। आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि सर ने ये बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है कंडक्टर के किसी भी दो पॉइंट के बीच, लेकिन यहां तो जीरो नहीं है। उसका रीजन मैंने आपको भी बताया, क्योंकि यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए नहीं है। क्लियर? तो अब मैं बात करता हूं कि जैसे ही मैं ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां अप्लाई करता हूं, इसको बड़ा कर देता हूं, ये पॉजिटिव दे देता हूं और ये निगेटिव देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। बी को पॉजिटिव रखता हूं, ए को नेगेटिव रखता हूं, समझे? तो अब इलेक्ट्रॉन्स, ये आ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये आ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही मैं वायर से जोड़ता हूं, हर एक इलेक्ट्रॉन को अब इधर एक फोर्स फील होगा, अट्रैक्शन वाला फोर्स, क्योंकि ए और बी के बीच में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। किस तरीके से? इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेंगे? इधर। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर अब फोर्स लगेगा इधर, जिसकी वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन में एक वेलोसिटी जनरेट होने लगेगी इस डायरेक्शन में। तो वो वेलोसिटी में यहां शो कर देता हूं, ये मैंने दर्शा दिया वो वेलोसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो कि बी की ओर है में आने लगेगी। तो अब आप ये कहोगे कि हर एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बायस्ड है। पहले क्या था? रैंडम मोशन था, लेकिन अब मैनेज्ड रैंडम मोशन है। यहां क्या है? कंप्लीटली रैंडम मोशन, कंप्लीटली रैंडम मोशन। लेकिन यहां क्या है? मैनेज्ड रैंडम मोशन। थोड़ी सी रैंडमनेस की डिग्री थोड़ी कम हुई है। हर एक इलेक्ट्रॉन कोई भी यदि आप इस स्टेट में क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो उस क्रॉस सेक्शन से नेट करंट जो आएगी, अब जो नेट करंट आएगी वो जीरो नहीं होगी इस स्टेट में, क्योंकि हर एक करंट, हर एक चार्ज के पास एक बाइसिंग आ जाएगी इस डायरेक्शन में जाने की, एक वेलोसिटी जनरेट हो जाएगी हर एक इलेक्ट्रॉन में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से। उस वेलोसिटी को जो जनरेट हुई है इस पोटेंशियल डिफरेंस की प्रेजेंस की वजह से बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझे? तो मैं अब यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको बताने जा रहा हूं, और करंट आएगी इस स्टेट में क्योंकि बैटरी इससे लगी हुई है। क्यों आएगी? क्योंकि अब इधर से इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स और इधर से इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं होंगे।
इस साइड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन सब बड़े होंगे, ज्यादा संख्या में इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इधर कम संख्या में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसलिए नेट इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर आएगा, इसलिए नेट करंट इधर आएगी इस डायरेक्शन में। समझे ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में क्या आती है, करंट आती है, तो इसलिए यहां करंट कुछ ना कुछ आएगी। उस करंट को मैं अब कैलकुलेट करूंगा। पहले